नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का AB 97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम NCERT 10th क्लास जो अध्याय नंबर 3 है वो हम डिस्कशन कर रहे थे। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। इससे पहले हमें ये विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है, ये कैसे हुआ युद्धोत्तर काल में, तो ये हमने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। आज जो हम अध्ययन करेंगे 4.1 से, तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभव से दो महायुद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1914 और एक हुआ था 1939। 1914 और 1939। पहला जो युद्ध चला था वो चला था 4 साल, दूसरा युद्ध चला था 6 साल। दो खेमों के बीच ये महायुद्ध हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र, एक था दूरी शक्ति। इन दोनों के बीच ये महायुद्ध हुए थे। और पहला वृत्त अर्थशास्त्री और राजनीति ने दो अहम सबक निकाले थे कि दोनों दो अहम है वो मुद्दे निकाले गए थे। पहला था वृत्त उत्पादन और आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। पहला क्या था कि जो वृत्त उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए ये आवश्यकता कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। क्या है, रोजगार अगर अस्थिर होंगे तो क्या आय स्थिर होगी? नहीं होगी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था। स्थिर आय है, इनकम अगर स्थिर होगी तो उसके लिए रोजगार भी जरूरी था। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन बाजार मार्केट है, पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। जो आर्थिक स्थिरता है केवल किसके? सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ। दूसरा सबक क्या था? बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। दूसरा सबक क्या था? बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य कब तक हासिल किया जा सकता है? जब सरकार के पास क्या हो? वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत हो। कि जो दूसरा जो संबंध था बाहरी दुनिया से था, आर्थिक संबंध के बारे में कह रहे हैं कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी होता है जब सरकार के पास वस्तु है और पूंजी है, श्रम की जो आवाजाही हो रही है, आयात और निर्यात को नियंत्रित करने की ताकत है, वो उपलब्ध हो। तो ये दूसरा सबक था। और संक्षेप में क्या कह रहा है निर्देश? कह रहा है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना। कि क्वेश्चन आ सकता है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमें आंसर लिखना है औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना। ये क्या है? आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। कि वित्तीय एवं आर्थिक राष्ट्रीय मौद्रिक में कब सहमति मिली थी? तो 1944 में अमेरिका में स्थित कौन सा है? न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स में। सब सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। आईएमएफ है
इसकी स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना कब हुई थी जी? IMF की स्थापना कब हुई थी? वुड्स मेलन में, ब्रिटेन वुड्स मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई? सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया था। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया था। कि विश्व बैंक का गठन कैसे हुआ? तो हम कहेंगे कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का गठन किया गया था, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी के आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। इस संस्थान की निर्णय प्रक्रिया पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहा। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो क्या है? निषेधाधिकार। इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, वो है वीटो से परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मौद्रिक और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को एक दूसरे के जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। किस पर? विनिमय दरों पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं, भारतीय मुद्राएं, रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ है। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे स्थिर रहता है। डॉलर का मूल्य सोने से बंधा हुआ है। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई है। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष 4.2 क्या है? 4.2 में प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, जो है युद्ध के अंतर वर्ष है, वो क्या थे? ये हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए विश्व व्यापार था आय में वृद्धि के अप्रतिम युग का सूत्रपात किया है। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा थी। कि 1950 और 70 के बीच है विश्व व्यापार की विकास कितनी दर थी? 8% थी सालाना। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग कितनी दर में वृद्धि हुई? 5% वृद्धि हुई। विकास दर में कमोबेश स्थिर थी, जिससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आई। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों को और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया था। वीटो पावर शब्द हमने डिस्कशन किया था। और नेक्स्ट पॉइंट नए शब्द आयात शुल्क है, वो इसमें आएंगे। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4.4 रहेगा ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। और इसके बाद हमारा ये अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। तो 4.3 औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र संविधान राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संस्थानों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी जो अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन तो
औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। जो IMF और विश्व बैंक का गठन किस लिए हुआ था, तो हम कहेंगे औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने के लक्ष्य में नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया और उनके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक में आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन ये विडंबना थी कि नव संविधान राष्ट्रों के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद है वो लेनी पड़ेगी जिन्हें भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत सारे साल बीत चुके थे और बहुत सारे नव संविधान राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहाँ के महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर भी अभी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या थी? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन आएगा कि NIO की फुल फॉर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गई। NIO से उसका उद्देश्य आशय है ऐसी व्यवस्था जिसे उन्हें संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले, अपने तैयार मालों को विकसित देशों की बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ये था क्वेश्चन आएगा NIO की फुल फॉर्म बन सकता है यहाँ से, और G77 के लिए संगठित हुई थी, ये डिस्कशन हम कर चुके थे। ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में जो कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब नई दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित निर्विवाद नहीं रह गया। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी, अतः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था का विफल हो गई और प्रभावमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था भी शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। तब तक विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम की व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी, गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ये समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगार की समस्या में फंसने लगा। 70 के दशक में मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक में प्रारंभिक वर्षों तक यहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां एशिया के ऐसे देश में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। 1949 में चीनी क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में अलग ही था। कौन? चीन 1949 की क्रांति के बाद बता रहा है कि परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियां, सोवियत खेमे के बिखराव था। पूरे यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। चीन जैसे देश में वेतन तुलनात्मक रूप कम थे।
फलस्वरूप विश्व बाजारों में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू किया। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल है, खिलौने हैं, चीन से बने थे। वहाँ के जैसे ही लगते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था खास तौर से वहाँ की कम वेतन का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन, ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। जो हमने ये डिस्कशन किया था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वह अध्याय हम 3 है, पूरा चैप्टर हम अध्ययन कर चुके हैं। और जैसे ही हमारे ये एनसीईआरटी चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। और एक नए शब्द हमारा विनिमय दर क्या होता है। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर को 2 प्रकार की होती है। विनिमय दर कितने प्रकार की होती है जी? 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या होती है, तो क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर हम लिखेंगे। जब विनिमय दर स्थिर होती है, उनमें से आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्ताक्षर करना पड़ता है। ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। दूसरा आएगा लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग तथा आपूर्ति के आधार पर सिद्धांत सरकारों को हस्ताक्षर के बिना घटती बढ़ती रहती है, तो होती है परिवर्तनशील विनिमय दर। तो आज हमने अध्याय नंबर 3 हम डिस्कशन कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा 4th अध्याय नंबर 4, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे नए चैप्टर के साथ। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।